नमस्कार, हार्टी वेलकम टू एवरीबॉडी। नमस्ते। सभी लोग जो हमारे साथ विदेश से, स्वदेश से, सब जगहों से जुड़े हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर राम गोपाल वर्मा जी, उन्हीं के साथ हैं डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी, और साथ में है माननीय दयानिधि जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज 5 जून 2020 को ये पर्यावरण दिवस एक अपने तरीके से, अनूठे तरीके से मनाया जा रहा है। इस समय पूरे विश्व में जिस महामारी की वजह से लॉकडाउन है, लोग अपने अपने घरों में हैं, और हम ये कामना करते हैं कि आप अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस के लोगों का, अपनी कम्युनिटी का, और जो लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबके स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं। जहां पर भी आप हैं, हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हम कुछ नई खोज और नए तरीके से इस सारी चीज को लेके चलेंगे। आपका स्वागत है राम गोपाल वर्मा जी, दयानिधि जी और डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी। तो मैं आज का कार्यक्रम शुरू करता हूं, और स्वागत करते हुए अपने सभी ऑडियंस को जो विदेशों में या भारत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको थोड़ा ब्रीफली हमारे आज के डिस्टिंग्विश्ड जो गेस्ट हैं, अनुभव हैं, उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। और उससे पहले मैं आपको जो हमारा चेंबर है, इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताना चाहूंगा। 1994 में, 1994 में पहली बार पंजाबी प्रवासी दिवस शुरू हुआ। पंजाबी प्रवासी दिवस का कार्यक्रम आगे चलता रहा, और 2003 में माननीय प्रधानमंत्री भारत के उस समय श्री वाजपेयी जी ने इस पे विचार किया, सोचा, और प्रेजेंटेशन देखने के बाद ये कहा कि पंजाबी प्रवासी दिवस से क्यों ना इसको भारतीय प्रवासी दिवस की तरफ को लेके जाएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग बाहर विदेशों में गए हुए हैं, और वो लोग भारत की तरक्की में, भारत की उन्नति में अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, अपना अपना योगदान दे रहे हैं जहां जहां भी वो हैं। तो इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री, जो बेसिकली गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट और एनआरआई का बिजनेस इंटरफेस है, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विसेज एक्सपोर्ट। जैसे आज जब हम विश्व पर्यावरण दिवस की बातचीत कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी आयुर्वेदा, हमारा योगा, हमारा मेडिटेशन, हमारी नेचुरोपैथी, हमारी हर्बल, और जो भी चीजें हमारी यहाँ की हैं, और उनके साथ साथ जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उस सबको भी हम सर्विसेज एक्सपोर्ट की फॉर्म में बाहर कैसे लेके जा सकते हैं, और हमारा क्या योगदान हो सकता है, इसका आज एक प्रयास रहेगा। विस्तार से हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में श्री राम गोपाल वर्मा जी का, जो आरएसएस के प्रचारक हैं और संयोजक हैं हर्बल पंजाब कैंपेन के पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए। श्री राम गोपाल वर्मा जी ये एक एक्टिव मेंबर हैं आरएसएस के, और 1996 से अपनी सेवा में बखूबी लगे हुए हैं। एज ए संयोजक ऑफ हर्बल, ये पंजाब के अंदर कैंपेन चला रहे हैं, और पिछले 3 वर्षों में इन्होंने 5 लाख से ज्यादा पेड़ जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पंजाब में अलग अलग उसकी व्यवस्थाएं की हैं। और कम से कम 500 से ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इनके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। अंडर हर्बल पंजाब जो इनकी टीम्स हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्यूट होती हैं और अलग अलग जगहों में जाती हैं, वो स्कूलों के साथ, कॉलेजेस के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, और पॉलिटेक्निक्स के साथ, आईटीआईज के साथ, और बहुत सारे विश्वविद्यालयों के साथ भी मिलके पर्यावरण के मुद्दे को आगे लेके ट्री प्लांटेशन में लगी हुई हैं, और बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राम गोपाल वर्मा जी आज के इस कार्यक्रम में। हम आपका शुभ स्वागत करते हैं, और आपने अपना समय निकाला, और आप आज अपने विचार भी हमारे साथ रखेंगे। साथ ही में डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी, जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं CIBIOD के, जो कि
सेंटर फॉर इनोवेशन एंड बायो डिजाइन है पीजीआई चंडीगढ़ में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों को हेल्थ और वेलनेस में लेके चल रहे हैं। डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी, विद द मेडिकल फील्ड ही इज देयर फॉर द लास्ट 17 ईयर्स। पिछले 17 साल से ये अपनी सेवा दे रहे हैं और इन्होंने अपना एमबीबीएस किया है, एमडी किया है रेडियोलॉजी में, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से इन्होंने अपनी शिक्षा संपन्न करके वो इस फील्ड में आए। इनकी जो एमडी थीसिस है एचआरसीटी, वो इवेल्युएशन फॉर टेम्पोरल बोन इन एक्यूट एंड क्रॉनिक मिडल ईयर इन्फेक्शन एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन पर है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी। इनके जो रिसर्च एरिया है वो फोकस करते हैं कि टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर अफोर्डेबल कैसे हो और उसमें कैसे यूटिलाइज किया जाए, और मेड इन इंडिया का इनका एक बहुत बड़ा अभियान है जो हेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं और काफी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। ये प्रेसिडेंट भी है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर, और उसके साथ साथ काफी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इनिशिएटिव्स में ये बहुत डीपली इन्वॉल्व हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, जो सेवा भारती और जो खासकर जो डॉक्टर्स को जोड़कर जिसका नाम है बेसिकली मेडिकोस फॉर नेशन, उसमें भी इनका बहुत कार्य है और ये बहुत रुचि लेकर डीपली उसमें बहुत सारा सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। ये कन्वीनर रहे इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन योगा फॉर हेल्थ एंड वेलनेस 2019 में संपन्न हुई, जिसमें हमारे स्पिरिचुअल गुरु श्री श्री रविशंकर जी आए और उनके साथ एक बहुत बड़ा इंटरेक्शन लोगों का रहा, एक जन समूह रहा, और उस जन समूह के माध्यम से उसी के साथ साथ जो भारत के हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके साथ भी एक इंडियन हेल्थ केयर कॉन्क्लेव बहुत बड़ी हुई। उसकी भी पूरा जो संचालन, उसकी जो योजना बनाई गई, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका। He also organized the most innovative strategic conclave on medical devices, कि जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कैसे हो और इंडियन पर्सपेक्टिव से उनको कैसे आके लेके चला जाए। टाइम टू टाइम ये बहुत सारे लेक्चर्स देते हैं, रिसोर्स पर्सन है, और इनका एक ही उद्देश्य है कि हाउ टू मेक हॉस्पिटल्स इको फ्रेंडली, उसके ऊपर ये बहुत कार्य कर रहे हैं। तो डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी का भी आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इन्हीं के साथ युवा पीढ़ी से जुड़े हुए हमारे दयानिधि जी, जो विस्तारक हैं, भारतीय शिक्षा मंडल के बहुत ही निपुण हैं, बहुत ही प्रगतिशील हैं, बहुत ही होनहारी हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं। जब भी इनसे मिलने का अवसर मिलता है तभी मुझे एक नई ऊर्जा महसूस होती है, और इन जैसे लोगों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है जो हमेशा तत्पर है कुछ नया करने के लिए। ये रीवा से आते हैं, मध्य प्रदेश से हैं, और सबसे खूबी की बात है कि इन्होंने जो अपनी बीटेक की है वो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में है। और आपको जानकर यह खुशी होगी कि हमारा चेंबर अगले 1 साल के लिए जल को कैसे बचाया जाए, जल का यूटिलाइजेशन कैसे हो, अपने घर में, स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, आपके काम करने वाली जगह में, जहां पर भी आप हैं, जल को आप कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमें यह महसूस होगा कि जल की कितनी आवश्यकता है, और जो हम देख रहे हैं कि 75% वैसे जल है, लेकिन उसमें से उपयोगिता कितने जल की है उसको लेके हुए मद्देनजर रखते हुए, और इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो सीवरेज ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी पे किए, और यूपी के जल निगम के साथ और गंगा के रिजुनोवेशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनकी स्पेशलाइजेशन है वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में, और करंटली ये मेंटरशिप दे रहे हैं बहुत सारे एनजीओज को वाटर कंजर्वेशन के लिए और वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए। पिछले 7 साल से ये भारतीय शिक्षा मंडल के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी मैं इन्हें देखता हूं हमेशा ये लगता है कि इन्होंने अपना सामान उठाया होता है और दूसरे स्टेशन पे चल रहे होते हैं, और हमेशा तत्पर रहते हैं कि नया कोई प्रोजेक्ट पकड़ूं, नई कोई चीज लेके चलूं और आगे बढ़ूं, और मैं क्या कर सकता हूं। ये ब्लेस्ड हैं महंत नित्य गोपाल दास जी की तरफ से, प्रेसिडेंट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से, और आपका भी दयानिधि जी आज बहुत बहुत स्वागत है। आपके कार्य से, आपके एफर्ट से बहुत सारी चीजें आगे हो रही हैं। इन सब प्रयासों के साथ
हम आज का कार्यक्रम शाम का शुरू करते हैं और मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा, राम गोपाल जी, अगर आपका वीडियो ऑन हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपका वीडियो नहीं आ रहा है, थोड़ा प्रयास कीजिए कि आपका वीडियो भी आ जाए। आपकी ध्वनि, हाँ अब आ गया, बहुत खुशी है आप हमारे साथ जुड़े। आप बहुत कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी प्लांटेशन कर रहे हैं, बहुत सारा आप युवा पीढ़ी के साथ जुड़े हुए हैं, स्कूलों के साथ, कॉलेज के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं, एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। और आज जब विश्व पर्यावरण दिवस है तो मैं चाहता हूं कि आप अपने विचारों के साथ हमें संबोधित करें, अपने विचार रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। श्री राम गोपाल वर्मा जी। शर्मा जी, जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी, आज पर्यावरण दिवस पर वीडियो वीडियो ऑफ कर लें भाई, आवाज नहीं आ रही है, वीडियो ऑफ कर लें आपका। हाँ थोड़ा आवाज थोड़ी, मैं अयोध्या के किसी गांव में हूँ तो थोड़ी टावर की यहाँ समस्या है। अच्छा, आप आवाज आ रही है अयोध्या ना? हैं? जी 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 जी। अरे अरे अरे, वाह, आपको तो शत शत प्रणाम है। नमस्कार नमस्कार, आप तो अयोध्या पहुंचे तो हुए हैं। हाँ जी। आवाज आ रही है ना? ठीक, बिल्कुल अच्छे से बोलिए। तो फोटो की बजाय रेडियो से काम चलाइए आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में टेलीविजन, कम्युनिटी रेडियो, दूसरे रेडियो, जितने भी कार्यक्रम हैं सब जगहों में वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होना चाहिए। आप ऑडियो के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से हमें संबोधित कीजिए। तो सबसे पहले मैं आप सबको पर्यावरण दिवस पर बधाई देता हूँ। वास्तव में तो भारत के लिए पर्यावरण जो है वो कोई एक दिन का विषय नहीं है, ये हमारे 24 घंटे की दिनचर्या का विषय रहा है। लेकिन आज अगर हमें पर्यावरण दिवस मनाना पड़ रहा है तो हमें इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि ऐसी जरूरत जो है वो क्यों पड़ रही है। कुछ शब्द बार बार हमें सुनने को मिलते हैं कि ये तीसरा विश्व युद्ध जो है वो पानी के लिए होगा। अब ये प्रश्न होता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा तो कहाँ होगा, किस देश में होगा, किस मैदान पे होगा। तो जब विचार करते हैं कि पानी के लिए ये युद्ध किसी देश में नहीं, हर शहर में, हर गांव में, हर घर में होगा। जैसे अभी आपने बताया कि 75% पानी है अपनी धरती पर, अपने सारे नेचर में, लेकिन जो पीने वाला पानी है उसकी जो मात्रा है वो तो सिर्फ 3% ही है। अब वो जो 3% पानी है हमारे पास में, अगर हम उसका विश्लेषण करें तो 3% का सिर्फ 3 से 5% जो पानी है वो हम अपने दैनिक उपयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। 10 से 15% तक जो पानी है वो इंडस्ट्री के काम में इस्तेमाल होता है। लेकिन 80% ये जो पीने योग्य पानी यानी जमीन का जो पानी है वो खेतों में इस्तेमाल होता है। तो अगर एक हम विश्लेषण करें सारी दुनिया का, तो जो भी आज विकसित देश जिसको हम कहते हैं, वहाँ की जो खेती है उसने अपने इस जमीन के पानी को बचा के रखा हुआ। तो इसलिए मैं 2 उदाहरण दूंगा, जर्मनी का और कनाडा का, जहाँ पर जमीन के पानी का इस्तेमाल लोग कम से कम करते हैं। बाकी जो बरसात का पानी है और सिस्टम से जो पानी आता है उसके द्वारा उस पानी का वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जबकि भारत जैसे देश में आज भी 80% पीने योग्य पानी जो है वो खेती के काम में इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे दक्षिण अफ्रीका जैसे बहुत सारे देश हैं जहाँ का पानी जो है 80% 90% पानी जो है वो खेती के काम आता है। हम पंजाब में बैठे हैं, पंजाब से अगर हम बातें करें तो आज पंजाब में 149 ब्लॉक हैं और सभी के सभी ब्लॉक जो हैं वो डार्क जोन में एक तरह से पहुंच गए। अभी पिछले साल ही एक रिपोर्ट आई थी, सर्वे आया था, जिसमें ये बताया गया कि आने वाले 2021 में
पंजाब के 5 जो बड़े शहर हैं, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला और मोहाली, ऐसे पांचों शहरों में पानी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा का मतलब भी पीने लायक पानी नहीं बचेगा। अब एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि अगर यहाँ नहीं बचेगा तो बाकी पंजाब में पानी रहेगा क्या? तो अगर हम आज इसकी स्थिति देखें तो आज जो मालवा हमारा जोन है, तो उस जोन में आज जो पानी है वो नहरों का पानी लोग पीते हैं। यहाँ तक कि जमीन के पानी से खेती भी नहीं होती, नहर के पानी से ही खेती होती। तो कुल मिलाकर के जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, यानी पटियाला, मोहाली, हाँ जी बोलिए राम गोपाल जी। हाँ, वो कुछ देर में शायद जुड़ जाएंगे, वो कुछ नेटवर्क इशू है वहाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इस वजह से। ये दयानिधि जी बड़ा चिंता का विषय जो राम गोपाल जी बता रहे हैं। जी जी, जब तक बहुत ही, हाँ, जब समसामयिक। का है और जी उन्होंने जैसा विचार रखा कि 2021 तक 5 बड़े शहरों में पंजाब में पानी जी पीने के जी लायक नहीं रहेगा और ये मेजर सिटीज हैं, तो ये जी बहुत जी बड़ा कंसर्न है हम सब लोगों का। आज जी। पर्यावरण के दिवस खासकर जब हम लेके चलें तो हाँ मेरा ख्याल हमारे पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी लें और नेशनल लेवल पे भी लें और सब जगह लें, तो राइट हमारे घर से, रेजिडेंस से और हमारे वर्किंग प्लेस से, हमारे स्कूल से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से और शिक्षा के माध्यम में भी कहीं ये जुड़ जाना चाहिए कि जिससे सबको ये रहे कि किस तरह से हम पानी का सदुपयोग करें और किस तरह से हम वाटर की कंजर्वेशन करें, ताकि कम से कम हम पानी का इस्तेमाल ऐसे ढंग से करें। और मैं तो जितना अब इसको पढ़ रहा हूँ कि जो आरओ हम इस्तेमाल करते हैं और जिसमें से पानी को हम फिल्टर करते हैं, उसमें से 25% 25% पानी निकलता है और बाकी का क्या हाल होता है, वो सब चीज को जब हम लेके चलते हैं और वर्कआउट करते हैं, तो उस तरह से मेरे ख्याल छोटी छोटी चीजों को लेके हमें बहुत सारी चीजों पर विचार करना होगा। डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी से भी मैं जब बातचीत कर रहा था तो वो भी यही बता रहे थे कि छोटी छोटी चीजों पर हमको ध्यान देना होगा। घरों के अंदर हम चाहे ब्रश कर रहे होते हैं, अपना मुंह धो रहे होते हैं, या हम टॉयलेट में जाते हैं, या हम शावर लेते हैं, या किचन के अंदर हम अपने बर्तन साफ कर रहे होते हैं, या हम किचन गार्डन में कुछ कर रहे होते हैं, या कार को वॉश कर रहे होते हैं, या अपने घर में पानी का किसी और जगह इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक एक बूंद बचा सकते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे विचार, उन चीजों को हम लेके चले और वर्कआउट करें तो प्लान करें। राम गोपाल जी, क्या आप हमारे साथ जुड़े हैं? जी जी जी, हाँ, आवाज आ रही है? मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। मैंने कहा अयोध्या से वाणी आज तो आवाज ज्यादा अच्छा है। नहीं, आइए। आवाज आ रही है, आवाज आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपकी आवाज मेरी आवाज आ रही है और थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा सकते हैं तो लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी, क्योंकि आप ऐसी जगह पे हैं जो बहुत ही पवित्र और जन्म राम जन्मभूमि है, तो आपकी तो वहां से आज वाणी आनी ही हमारे लिए बहुत अच्छी है। आवाज आ रही है ना हमारी? बिल्कुल आ रही है जी, बोलिए बोलिए। तो मैं बात कर रहा था कि जो हमारा मालवा क्षेत्र है, तो वहां पर तो खेती के लिए भी पानी जो है नहरों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और लगभग पिछले 15 या 20 वर्षों से वहाँ नहरों का पानी पहले गांव में एकत्र होता है, फिर उसके बाद में उसको साफ करके और फिर उसको आरओ के द्वारा साफ किया जाता है और फिर गांव में सप्लाई होता है। अब ये जो 5 मैंने महानगरों की बात की है, जिलों की बात की है, तो आज अमृतसर में 900 फुट पर पानी मिल रहा है। यानी अब इसके बाद क्या स्थिति होगी हम इसको अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि सतलुज नहर जो है, नदी जो है, वो बिल्कुल अमृतसर के पास में रहती है। तो इसलिए मेरा जो ये कहना था इस विषय पर कि
और बाकी सारे स्थानों पर जब हम वास्तव में क्या है कि समस्या पानी की इतनी नहीं है जितनी उसके बारे में अज्ञानता है। हमें लगता है कि पानी खत्म नहीं होगा क्योंकि पानी हमें दिखता रहता है, लेकिन वो जो दिख रहा है पानी, अब अभी पिछले साल आप सबने बड़ी खबर सुनी होगी कि चेन्नई में पानी खत्म हो गया। अब उसके साथ तो समुद्र है, तो वो कैसे पानी खत्म हो गया? तो पता चला कि वो सारा जो चेन्नई शहर है सारा सीमेंटेड हो गया है, घर भी सीमेंटेड है, सड़क भी सीमेंटेड है, बारिश भी अच्छी होती है, लेकिन वो सारा का सारा पानी समुद्र में चला जाता है, जमीन में नहीं जाता। तो उसके कारण जो है वो पानी का जमीन में ना होने के कारण जमीन में पानी नहीं। तो बाकी पंजाब में जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, तो आज हर घर में आरओ लग गया। अगर हम देश में बात करें तो लगभग एक सर्वे के मुताबिक 42 लाख आरओ जो हैं वो लगे हुए। अभी जैसे आपने भूमिका रखते हुए बताया कि लगभग अगर हमें 1 गिलास पानी चाहिए तो 3 गिलास पानी जो है वो हमारा, उसमें से जब 1 गिलास पीने की हम निकालते हैं तो 2 से 3 गिलास पानी हमारा वो बेकार चला जाता है। अब अगर हम एक अनुमान लगाएं कि एक परिवार में 20 लीटर पानी भी अगर हम पीने के लिए आरओ से निकालते हैं तो 60 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। अगर एक आरओ एक दिन में 60 लीटर बर्बाद करता है तो 42 लाख जो आरओ हैं वो कितना पानी बर्बाद करते होंगे, ये एक हमें विचार करने की जरूरत है। दूसरा, जो पानी की सबसे ज्यादा बर्बादी हो रही, जैसे एसी है, आज लगभग 42 लाख एसी प्रयोग में चल रहे हैं। तो एसी के बारे में भी कहा जाता है कि एक एसी लगभग 17 लीटर से लेकर 30 लीटर तक पानी जो है वो वातावरण से खींचता है और उसको बाहर निकाल देता है। तो ये जो आरओ का पानी जो पानी है ये तो बिल्कुल ही बेकार जा रहा है। और दुख की बात क्या है कि इसके बारे में हमारा ध्यान नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस पानी की समस्या के बारे में जो पिछले 3 सालों में हम सबका अध्ययन है, चिंतन है, उसमें से ध्यान में आता है कि समस्या इतनी बड़ी है, लेकिन उस समस्या के बारे में चिंतन जो है, अब फिर किसी से अगर एक प्रश्न पूछे भी क्या पानी बनाया जा सकता है, तो उसका जवाब है नहीं बनाया जा सकता। बचाया जा सकता है, हाँ बचाया जा सकता है। तो आप बचाते हैं क्या? तो ध्यान में आता है कि वो कहता तो है बचाया जा सकता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं। इसलिए हरियावल पंजाब जो हमारा आंदोलन चल रहा है सारे देश पंजाब भर में, उसमें हमने इसकी 3-4 बातें रखी हैं। सबसे पहले हम विद्यालय में जाते हैं और प्रेयर के समय अपने जो इस समय विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं पानी बचाने के बारे में। और एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो हम सबने विचार किया कि इसमें पानी बचाने का काम अगर सर्वाधिक मात्रा में कोई कर सकता है तो पेड़ कर सकते हैं। अगर पेड़ ज्यादा से ज्यादा होंगे उतना पानी जो है वो बचेगा। तो एक उदाहरण लोग देते हैं कि रेगिस्तान में पानी नहीं है, तो उसका कारण है कि वहाँ पेड़ नहीं है। तो जहाँ पेड़ होंगे वहां पर पानी भी होगा। तो अगर हम इसके हिसाब से भी देखें कि जो पंजाब की समस्या की मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो अगर सारे दुनिया का एक पेड़ों के बारे में चर्चा करें तो आज 6,500 के करीब यानी 6500 पेड़ एक व्यक्ति के पीछे कनाडा में, एक व्यक्ति के पीछे 6,500 के करीब पेड़ है। लेकिन भारत में एक व्यक्ति के पीछे सिर्फ 28 पेड़। पेड़ों का कम होना भी पानी की कमी को प्रकट करता है और ये दर्शाता है कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगने चाहिए। इसलिए जितनी हमारी पंजाब की आबादी है, तो जैसे 2.5 करोड़ के करीब पंजाब की आबादी है, तो एक व्यक्ति के लिए जीवन में लगभग 8 पेड़ों की जरूरत होती है, यानी 20 करोड़ पेड़ पंजाब में चाहिए। लेकिन आज अगर हम सारा सर्वे करके देखते हैं तो अपने आसपास भी आप देखिए, तो जैसे हम चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, तो चंडीगढ़ में एक 2-3 साल पहले सर्वे हुआ था,
चंडीगढ़ तो बड़ा व्यवस्थित शहर है, वहाँ सब चीजों की गिनती भी रहती है। तो लगभग जो वहाँ पेड़ आए थे वो 5 लाख भी नहीं आए। लेकिन चंडीगढ़ की आबादी कितनी है? तो वैसे तो सारा चंडीगढ़ लगभग 3 लाख लोगों के लिए बना हुआ है, लेकिन अभी अगर आबादी को देखा जाए तो कोई 9 लाख बताता है, कोई 10 लाख आबादी बताता है। तो अगर 10 लाख की आबादी भी माने तो 80 लाख पेड़ चाहिए चंडीगढ़ में, लेकिन वहां पर पेड़ है लगभग 5 लाख के करीब। तो जिसको इतना हरा भरा ग्रीन सिटी कहा जाता है, तो उसमें 80 लाख की बजाय 5 लाख है। तो बाकी पंजाब के शहरों के बारे में हम थोड़ा विश्लेषण कर सकते हैं। दूसरा, इससे मेरा ये कहना है कि पेड़ कैसे चाहिए हमें। आज हम किसी व्यक्ति से पूछें कि पेड़ किस लिए चाहिए, तो पेड़ चाहिए पानी बचाने वाला चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन देने वाला चाहिए। तो आज जो चंडीगढ़ जैसे शहर में जो पेड़ लगे हुए हैं, क्या वो पानी स्टोर कर रहे हैं, पानी बचा रहे हैं, या ऑक्सीजन ज्यादा दे रहे हैं? तो जैसे एक ही पेड़ का मैं उदाहरण दूंगा, किसी भी अनपढ़ व्यक्ति से हम पूछ लें कि ऑक्सीजन देने वाला 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है, तो सामान्य तौर पर कहेगा पीपल का पेड़ है। तो चंडीगढ़ में आज हम अगर एक सर्वे करें कि कितने पीपल के पेड़ होंगे, तो आपको जान के हैरानी होगी, शायद उनकी संख्या 1000 भी ना हो। तो जो पेड़ हमें चाहिए, जिनकी जड़ें गहरी होती है, ज्यादा पानी स्टोर करके रखते हैं, छायादार होते हैं और हवा ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं, उन पेड़ों की जगह पर हमने विदेशी पेड़ लगा रखे हैं जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं, सिर्फ सज्जा के लिए पेड़ लगा रखे हैं। अब चंडीगढ़ जैसा पढ़े लिखे लोगों का शहर है, तो वहाँ सज्जा के लिए पेड़ है, हमारी जरूरत के लिए पेड़ नहीं। कि पेड़ हमारी जरूरत को पूरा करते थे, फल के लिए पेड़ होते थे, हवा के लिए पेड़ होते थे, पानी बचाने के लिए पेड़ होते थे। जैसे आज ये चर्चा चल रही है, तो मैं चंडीगढ़ में जैसे आप सब बैठे हैं, चंडीगढ़ में किसी तरह का सर्वे करना बड़ा आसान काम। तो जब ये रिपोर्ट आई थी जिसमें 5 लाख पेड़ बताए गए थे सारा, तो मैंने उस पीजीआई में डॉक्टरों से भी मैंने बात की थी कि इन सारी चीजों का असर क्या है। तो उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में अस्थमा के मरीज जो हैं वो ज्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि जो यहाँ पेड़ लगे हुए हैं एक प्रकार से वो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में नहीं दे रहे हैं। तो ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं वो नहीं है। जैसे पीपल की बात की मैंने, बरगद की बात की है, तो ये सब पेड़ ना होने के कारण जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। अब जो 5 लाख पेड़ चंडीगढ़ में है भी, तो वाहन कितने चलते हैं चंडीगढ़ में अगर हम एक सर्वे करें, तो अगर जैसे 10 लाख की आबादी है, तो अगर 4 लोगों का भी परिवार मान लिया जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि 2.5 लाख परिवार हैं। अब अगर 2.5 लाख परिवार हैं और एक परिवार में हम 2 भी वाहन मान लें या 3 वाहन मान लें, तो लगभग 7.5 लाख वाहन सड़क पर उतरते हैं। अब 7.5 लाख वाहन सड़क पर उतरेंगे तो उनसे जो प्रदूषण निकलेगा वो कितना खतरनाक होगा। तो ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं नहीं, लेकिन इतनी भीड़ है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस सारी चीजों का असर हमारी सेहत पर कैसे होगा। चंडीगढ़ तो अच्छा शहर है, स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागृति ज्यादा है, अस्पताल हैं, तो इस करके यहाँ पर हम बहुत सारा सर्वे कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो पंजाब के शहर हैं, कस्बे हैं, वहां पर इन सारी चीजों का करना बड़ा कठिन है। इसलिए आज ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, तो मैं आपसे भी और वीरेंद्र जी से भी, डॉक्टर साहब से भी मैं कहूँगा कि इन सब विषयों पर थोड़ा सा प्रयास करके, जैसे चंडीगढ़ के बारे में मैंने बात की है, ये जो सर्वे है या जो आंकड़े हम सुन रहे हैं, इन सब आंकड़ों में कुछ कम ज्यादा है क्या, या और सही आंकड़ा क्या हो सकता है, या बाकी चीजें क्या है, अनुभव क्या है। तो इन सब चीजों पर अभी देखिए, एक पिछले साल एक बीमारी बहुत लोगों को आई, खुजली बहुत शुरू हो गई लोगों को। फिर मैंने किसी डॉक्टर से बात की तो उन्होंने ये कहा कि प्रकृति में ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम होने के कारण ये चमड़ी के रोग शुरू हो रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी जितनी होगी, उसके कारण हमारे शरीर में नई नई प्रकार की समस्याएं, बीमारियां हमारे शरीर में। तो हम चर्चा कर रहे थे जल के ऊपर। हरियावल पंजाब जो मुहिम चल रही है, आंदोलन चल रहा है, उसमें हमने तीन चीजों पर हमने फोकस किया है, क्योंकि पानी के दो ही एक मित्र है अगर पेड़, तो प्लास्टिक उसका शत्रु है।
जहाँ पर प्लास्टिक पड़ा होगा वहाँ की धरती भी कम हो जाएगी, वहाँ पानी भी नहीं रुकेगा। इसलिए हमने हरियावल पंजाब की तरफ से 3 विषय हम लेके चल रहे हैं। उसमें सबसे पहले विषय हमने दिया है कि अगर हमें 20 करोड़ पेड़ चाहिए तो हर मनुख लावे ते संभाले एक रुख। 2.5 करोड़ के बाद भी है, हमने एक नारा दिया है कि हर मनुष्य सिर्फ एक पेड़ लगाए और उसको संभाले। तो 2.5 करोड़ आबादी है, हर परिवार अगर एक एक पेड़, परिवार का मुखिया अपने परिवार में जितने सदस्य एक एक पेड़ लगाए और उसकी संभाल 10 साल तक करे, तो एक तो हम सब चाहते हैं हरा भरा पंजाब, हरियावल पंजाब, ये हो जाएगा। और ये होगा तो पानी भी बचेगा, और पानी बचेगा तो एक जो आज पानी की समस्या हम कह रहे हैं वो भी ठीक होगी। और तीसरा प्लास्टिक के बारे में कहा है कि प्लास्टिक जो है वो सड़क पर नहीं जाना चाहिए, पॉलीथीन सड़क पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि अगर हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है, तो उसके कारण वो जो अगर सड़क पर जाता है तो वो पृथ्वी का शत्रु बन जाता है, पानी का शत्रु बन जाता है। लेकिन अगर रिसाइकल के लिए फैक्ट्री में चला जाता है तो वो उसका मित्र बन सकता है, पैसे बन सकते हैं उसके। तो एकदम हम प्लास्टिक की फैक्ट्री नहीं बंद कर सकते, पर प्लास्टिक सड़क पे ना जाए कर, ये हम अगर प्रबंध कर लें तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये 3 विषय लेकर के हम विद्यालयों में जा रहे हैं, हम परिवारों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं। अभी इस बार पंजाब सरकार ने गुरु नानक देव जी के 550 साल पूरे होने पर सारे पंजाब के हर गांव में 550 फलदार बूटे लगवाए। हम उसको बधाई भी देते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी इस काम में बहुत बड़ा सहयोग किया। जैसे बताया कि पिछले साल 5 लाख के करीब पेड़ समाज की संस्थाओं के माध्यम से हमने लगाए। एक और मैं डॉक्टर साहब इसमें बात आपको कहूंगा कि ये जो हमने सबने जो निष्कर्ष निकाला कि ये जल बचाने का काम, प्लास्टिक हटाने का काम, वृक्षारोपण का काम समाज के सहयोग से ही ये ठीक से हो सकता है। सरकार के माध्यम से ये पेड़ लग तो जाएंगे पर वो संभाले नहीं जाएंगे। अगर आज सरकारी आंकड़ों को हम एक बार देखें तो सरकार ने जितने पेड़ इशू कर दिए हैं उतनी तो जगह नहीं है हमारे पास। इसीलिए समाज, जैसे हमने अपना घर परिवार को अपना माना है, ऐसे पेड़ भी हमारे लिए जरूरी है, पानी भी हमारे लिए जरूरी है। ये बात हमारे सबके ध्यान में आए, ये बात ध्यान में आए, ऐसा सबका मन बने, ऐसा हम सब जो है वो प्रयास करें। तो पिछले 3 सालों से काम चल रहा है, अभी तो सारे देश में ये विषय चला गया है और मैं आपको जानकारी देते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है डॉक्टर साहब की बड़ा अच्छा इसका उत्साह, सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे मैंने बताया कि 500 के करीब संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। अभी मैं एक उदाहरण दूंगा, ये फरीदकोट जिला है, 185 गांव है सारे उस जिले में, लेकिन पिछले साल 1.25 लाख पेड़ जो है उस जिले में लगे हैं, सिर्फ फरीदकोट जिले में, और लगभग 100 के करीब संस्थाओं ने मिलकर लगाए। यानी उन्होंने पेड़ लगाए, उन्होंने ट्री गार्ड की व्यवस्था की, वही उसकी संभाल की व्यवस्था कर। कहीं कोई 100 लगा रहा, कहीं 200 लगा रहा, कहीं 500 लगा रहा, लेकिन उसकी संभाल भी करना है। तो इस प्रकार से अपने चंडीगढ़ में भी हरियावल पंजाब की तरफ से काफी प्रयास हो रहा है, कई सारे काम हो रहे हैं। और जो मैंने पीपल के पेड़ों की बात की है, तो राहुल महाजन जी है तो बाकायदा पीपल के पेड़ों को ले करके नई नई जगहों पे लगा भी रहे हैं, पुराने पेड़ों को जीवित कर रहे हैं कि भाई ये ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, इसकी हमें बहुत जरूरत है। तो मैं इस आपकी चर्चा के माध्यम से ये जो हरियावल पंजाब की तरफ से सारा काम चल रहा था, ये विषय रखा है। और इसमें कुछ आप मुझे जानकारी देना चाहेंगे, कुछ बताने को कहेंगे तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। जी डॉक्टर साहब। बहुत वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम गोपाल वर्मा जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवादी हूँ डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी का, क्योंकि उनके माध्यम से वाटर कंजर्वेशन की मुझे प्रेरणा मिली और उनके माध्यम से हमारे चेंबर को ये पूरा आइडिया मिला। और उन्होंने कहा कि आप इस विश्व पर्यावरण दिवस से इस पूरी कैंपेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और श्री राम गोपाल वर्मा जी से निवेदन कीजिए कि वो इस प्रोग्राम में हमारा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो आप एक ऐसी जगह से और ऐसे स्थान से हैं कि जो इतना पवित्र और इतना पावन है। अयोध्या से आप ऑडियो से हमारे साथ जुड़े हैं,
मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। कई जगह बीच में ऑडियो के आपके डिस्टरबेंस आ रही थी, तो अपने पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा बेनिफिट देने के लिए जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं विदेशों से, स्वदेश से, क्योंकि फेसबुक के ऊपर लाइव वॉच पार्टीज में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, और साथ में हमारे यहाँ पर जो जूम का वेबिनार है उसमें जुड़े हुए हैं। तो कुछ चीजें जो मैंने आपके उसमें से निकाल ली, आपने कहा चिंतन, चिंतन की आपने एक बातचीत की, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा आपने जो बताया कि 5 बड़े शहरों में पंजाब में क्या बड़ी समस्या होने वाली है, और दूसरा आपने आंखें खोल दी कि कनाडा जैसी कंट्री जहां पर पॉपुलेशन हमारे माध्यम से हमारे हमारे कंपैरिजन में बहुत कम है, और कहां पर 6500 पेड़ एक व्यक्ति के पीछे आते हैं, और जबकि यहाँ पर 28 पेड़ आते हैं। जहां तक आपने चंडीगढ़ की बातचीत की, तो हमारे साथ कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ और लोग भी साथ जुड़े हैं, तो उन्होंने अपना विचार रखा और उन्होंने मुझे कहा कि आपके सम्मुख लेके आऊं कि आंवला, मैंगो, महुआ, इस तरीके के बहुत सारी प्लांटेशन भी पेड़ों की चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने पीछे अभी करवाई है। ऑक्सीजन की आपने बातचीत की, और एक बहुत बड़ी बात आपने की कि सिर्फ ऑर्नामेंटल चीजें लगाने की बजाय अगर हमारे सड़कों के आसपास जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे थे, अगर वहां पर फल होते और कुछ इस तरह के पौधे होते सब चीजों को लेकर, तो हवा और पानी के साथ अगर फल भी उपलब्ध हो, तो आज के बाद आज का जो हमारा ये विश्व पर्यावरण दिवस जो हम डेडिकेट कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर सेविंग के लिए, कि जल अभियान का आज एक अपना प्रयास शुरू कर रहे हैं, उस चीज को जब हम लेके चल रहे हैं, तो राम गोपाल वर्मा जी, हम आपको आश्वासन देते हैं कि मैं आभारी तो डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी का हूं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ हमारा संपर्क करवाया और आप अयोध्या से हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े, और आपने पंजाब के बारे में जो विस्तार से बातें कही, और आपने एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का हमें उदाहरण भी दिया, और आपने 2.5 करोड़ पॉपुलेशन की बातचीत भी की, और फिर आपने ये भी कहा कि अगर हर परिवार एक पेड़ लगा ले, तो सोचिए कि अगले 10 साल के अंदर पंजाब के अंदर पानी का कितना अच्छा सदुपयोग और पानी को कितने अच्छे ढंग से लेके जाया जा सकता है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवादी हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट जब हम कंक्लूड करेंगे तो कुछ विचार आपसे और लेना चाहेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी से। इंट्रोडक्शन मैंने बीच में दी, डॉक्टर साहब एक और वेबिनार में भी गए हुए थे, लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी आपने समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर साहब बहुत सारे कार्यों में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सेवा भाव से बहुत सारे काम कर रहे हैं, और साथ ही हमारे पीजीआई की तरफ से बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हैं सेंटर फॉर इनोवेशन और बायो डिजाइन में, और इनका हमेशा प्रयास है कि हम अपनी भारत की चीजों को, मेडिकल डिवाइसेस को, मेडिकल इक्विपमेंट को, मेडिकल की टेक्नोलॉजी को, उस सबको कैसे आगे लेके चल सकते हैं, उसके साथ साथ और बहुत सारे संस्थानों के साथ ये जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी, मैं चाहूंगा, आपने हमारे चेंबर का मार्गदर्शन किया, आपने हमें राम गोपाल जी से भी मिलवाया, आप अपने विचार हमारे सम्मुख रखिए और हमें थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए कि आगे हम वाटर कंजर्वेशन में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आगे अग्रसर कैसे हो। श्री डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी। डॉक्टर साहब, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। हाँ, अभी आ गया डॉक्टर साहब, अभी आ गया जी। नहीं डॉक्टर साहब, फिर चला गया, फिर चला गया। मैं जानता हूं कि आप बहुत सारी सेवाओं में लगे हुए हैं। अभी आ रहा है जी? अब आ गया डॉक्टर साहब, अब आ गया जी, प्लीज। तो सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करता हूं श्री गुलशन शर्मा जी का, इंडियन चैम्बर ऑफ सर्विस इंडस्ट्री के अध्यक्ष होने के नाते। मैं इनको पिछले 4 वर्षों से जब भी देखता हूं, तो हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के निभाने के प्रति इनकी उत्साह और इनकी जो समर्पण की भावना है, वो अनमैचेबल, अनपैरेलल है। हमेशा, चाहे वो
जो हमारे फ्रिंज एरियाज के बच्चों को पढ़ाने की है, स्किल डेवलपमेंट की है, चाहे वो लॉकडाउन में फंसे हुए बच्चों को हेल्प करने की है जो अपने घरों से बहुत दूर फंस गए। आज अभी पर्यावरण दिवस के ऊपर, और इससे ऊपर इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि किसी भी चीज का श्रेय कर आके दूसरे बंदे को दे देना, अपने साथी अड़ोसी पड़ोसी को दे देना। तो ये बहुत बड़े गुण है इनके। तो मैं आज इनको बधाई देता हूँ जो आज इन्होंने पर्यावरण दिवस के ऊपर प्लान किया। दूसरा मैं धन्यवाद देता हूँ रामगोपाल जी का और दयानिधि जी का, जो गुलशन जी और हमारे आग्रह पर अपना समय निकालने के लिए तुरंत राजी हुए। पर्यावरण और जल संरक्षण, वैसे तो रामगोपाल जी ने इतना डिटेल में बोला है तो उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता रह नहीं जाती, लेकिन अब मुझे कहा है गुलशन जी ने, मेरे बड़े भाई हैं, तो देखिए 2-3 बातें शेयर करनी चाहूंगा। एक तो जो जल संरक्षण है इसके बारे में ये कोई नया विषय नहीं है। हमारे ऋग्वेद के समय से ही जल संरक्षण की बात आती है। तो वैदिक काल से ही हमारे पूर्वजों ने जल की महत्ता और जल के संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बात की है, और बहुत डिटेल में एट ए लेंथ वेदों में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में इसके बारे में लिखा है। अभी बात हो रही थी, रामगोपाल जी अयोध्या से बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ तो जब नगरों का भी परिचय दिया जाता था तो किस नदी के किनारे वो नगर है, सरयू तीरे अयोध्या नगरी, तो ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता था और जल को एक पवित्र वस्तु के नाते माना जाता था। और पर्यावरण का संरक्षण, क्योंकि पर्यावरण के मूल में एक तो सूर्य जो हमारी सनलाइट है, सोर्स ऑफ एनर्जी के नाते, और दूसरा वाटर, और तीसरा एयर। 5 जो हमारे तत्वों की बात हुई है, श्री कृष्ण जी ने तो गीता में 8 तत्वों की बात की है। तो ये विषय साइंटिफिक वे में वैदिक पीरियड में भारत की धरती पे जब पूरी दुनिया ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, जब पर्यावरण का ये भी नहीं पता था कि धरती चपटी है या गोल है, इसके ऊपर कोई आवरण है, पर्यावरण है, जब वेस्ट में एनवायरनमेंट की टर्म भी होंद में नहीं आई थी, तब हमारी धरती पे हमारे पूर्वजों ने एट ए लेंथ पर्यावरण के बारे में ऋग्वेद में और यजुर्वेद में लिखा। और ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उस टाइम पे पर्यावरण और जल के ऊपर कोई क्राइसिस नहीं था। तो दैट लिटरेचर वाज नॉट ड्रिवन बाय क्राइसिस, दैट रिसर्च वाज नॉट ड्रिवन बाय क्राइसिस, दैट रिसर्च वाज इन सर्च ऑफ द truth, in search of the basis of the life, existence of life in the world, in the universe. So over the period of time, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का तो नाम ही 5 नदियों के नाम से है। पंजाब के तो नाम में ही जल है। तो हमारे यहाँ गुरु नानक देव जी ने मध्यकाल में पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, तो पवन को गुरु का दर्जा दिया, पानी को पिता का दर्जा दिया। जैसे फादर की रोल है लाइफ को जनरेट करने में, वाटर जो है वो प्रोपेगेटर है लाइफ का, उस लाइफ को प्रोपेगेट करने के लिए थ्रू ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द एनी काइंड ऑफ लाइफ, वेदर इन प्लांट फॉर्म और एनी एनिमल फॉर्म। सो ये इतना मेरे ख्याल, इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा। लेकिन जो हमारी कमर्शलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और नेचर के रिसोर्सेज को दोहन करके जो भव्यता और जो विलास लेने की जो कल्चर हमारे यहाँ आई, तो उसने हमारे यहाँ जल और वायु दोनों को दूषित ही नहीं कर दिया, बल्कि खत्म भी कर दिया है। इनएडिक्वेट एंड इनएप्रोप्रिएट दोनों ही तरह से हमारे लिए समस्या बन गई है। अभी पंजाब के बारे में आप अखबारों में पढ़ते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ,
तो मैं अपने विषय की बात करता हूँ कि जी पंजाब जो है वो कैंसर कैपिटल बन गया है वर्ल्ड की। कैंसर का जो प्रेवलेंस है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट हो गया है। मैं मालवा के एरिया से आता हूँ, हमारे यहाँ 15 फुट 20 फुट पे पानी मिल जाता था। हाथ से नलका लगाने वाले सुबह नलका खोदना शुरू करते थे, शाम को 5 बजे 6 बजे पानी निकल आता था। मैनुअल जो नल लगाने का काम था वो 7-8 घंटे में कंप्लीट हो जाता था। आज हालत ये हो गई है कि जो ऑटोमेटिक नल जो बोरिंग मशीनें हैं, जैसे रामगोपाल जी ने कहा अमृतसर में 900 फीट 1200 फीट तक पानी चला गया है, और उसकी क्वालिटी जो है उसके अंदर जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हैवी मेटल, मतलब ऑल काइंड ऑफ बायोलॉजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जो पोल्यूशन भी हो सकता है वो हम कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि हमारी हालत उस व्यक्ति जैसी हो गई है कि जो पैसा ना कमाना चाहता है ना बचाना चाहता है, लेकिन चाहता है कि मेरी पासबुक भरी रहे। हमें सिर्फ अलादीन का चिराग बचा सकता है, क्योंकि ना हम जल को बचाना चाहते हैं, ना हम जल को साफ रखना चाहते हैं, लेकिन हम निर्बाध सप्लाई जल की चाहते हैं। तो ये कैसे संभव है? तो ऐसे बैकग्राउंड में जो आज के ये वेबिनार का है, तो मैं एक बात और गुलशन जी से अनुमति लेके आपसे शेयर करता हूं कि गुलशन जी सिर्फ वेबिनार पर रुकने वाले नहीं हैं। इन्होंने आगे जल संरक्षण के लिए सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाने का प्लान बनाया है। तो मैं इतना ही कहता हूं कि आज के युग में, आज की बैकग्राउंड में, भारत में हम उन ऋषि मुनियों की संतान है, हम गुरु नानक देव जी के बरसाए हुए लोग हैं, जिन्होंने जल के ऊपर, जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व इतना साइंटिफिक लिखा है। आज क्राइसिस में तो पूरी दुनिया भाग रही है, वाटर कंजर्वेशन, नई नई टर्म्स आ रही हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी ने तो 400 वर्ष पहले जब ऐसा कोई क्राइसिस नहीं। तो हम लोगों को आज मैं एक ही मेरा निवेदन आप सबसे है, जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से, वॉच पार्टीज के माध्यम से, स्ट्रीमिंग के माध्यम से, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में आने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब लोग गुलशन जी के कंधे से कंधा मिला के खड़े होइए। हम लोगों को इस मूवमेंट को आगे लेके जाना है। व्यक्तिगत रूप से मेरा रोल क्या हो सकता है वाटर कंजर्वेशन में? ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, पानी का पर्सनली यूज कैसे करना घर में। मैं चंडीगढ़ में देखता हूँ लोग 3-3, 4-4 करोड़ रुपए लगा के घर बनाते हैं, लेकिन 3000 रुपए का वाटर हार्वेस्टिंग का पाइप नहीं डलवाते। देखिए, जो लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए 3000 रुपए खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। किसी रिलेटिव ने आके कह दिया भाई साहब ये गिलास थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो 1 लाख रुपए का गिलास चेंज हो जाए, क्योंकि पानी का तो किसी ने देखना नहीं है। तो मैं एक आपसे एक छोटी सी कहानी सुना के इजाजत लेनी चाहूंगा। एक गांव में अकाल पड़ा तो सब लोगों ने अपने घरों में पानी जमा कर दिया, दूर दूर से पानी लेके आते थे, तो पानी में बड़ी दिक्कत थी। एक महात्मा उस गांव में आए, तो महात्मा ने कहा कि सब लोग इसमें 1-1 लोटा जल डालो तो ये आपका कुआं चालू हो जाएगा। वो साइंटिफिक बात थी। जल कुएं में जाएगा तो जो वाटर चैनल होते हैं ये डिसरप्ट हो जाते हैं, तो दोबारा से रिकॉन्टिन्यू हो जाएंगे, तो जो वेल है वो साइंटिफिकली उसको बोलते अलाइव हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। अब सबने सोचा कि सारा गांव तो डालेगा ही, मेरे एक बाल्टी का कैसे पता चलता है। तो अगले दिन जाके तो महात्मा ने देखा तो कुआं सूखा, तो कुछ नहीं बोली। सारे गांव ने कहा ये महात्मा जी ऐसे कहते हैं। महात्मा जी अगले गांव में चले गए, वहां भी वही समस्या थी, सूखा पड़ा हुआ था, जल सूख गया। तो महात्मा जी ने कहा 1-1 लोटा जल डालिए, 1-1 बाल्टी जल डालिए, ये कुआं जिंदा हो जाएगा। तो वो गांव थोड़े समझदार, कम समझदार लोगों का था, इतने चालाक नहीं थे। उन्होंने महात्मा जी की बात मानी और सबने 1-1 बाल्टी डाली और कुआं जीवित हो गया। तो मेरा ये निवेदन है कि उस महात्मा जी के रूप में गुलशन जी ने आज हमें एक आह्वान किया है, पानी को, जल को संरक्षण करने का, इस मुहिम को शुरू करने का।
अब हम लोग अपनी अपनी बाल्टी छुपाना नहीं करें, हम अपनी अपनी बाल्टी निकाल के उस कुएं को रीअलाइव करने के लिए आगे आए। अपना समय, अपने संसाधन, अपने एफर्ट्स तीनों ही इस मुहिम में दें, सो दैट हमारे जो ऋग्वेद में जिनकी हम पूजा करते हैं, श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में 8 जो तत्वों की बात की है, जिसकी हम पूजा करते हैं, अग्नि की, जल की, वायु की, जो हमारे लिए जीवनदायक है, जिसके बिना हम 2-4 दिन से ज्यादा जी नहीं सकते हैं, तो वो रिसोर्स उसको रिसाइकल करना, उसको स्वच्छ रखना, उसको पूर्ण मात्रा में रखना, ये हमारा प्राइम दायित्व है। हमारे बच्चे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बिना रह लेंगे, बड़े बड़े गाड़ियों के बिना रह लेंगे, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकेंगे। हम अपनी आने वाली जनरेशंस को क्या देना चाहते हैं? दूषित जल, प्रदूषित जल या एक स्वच्छ जीवनदायक जल, तो ये हमने तय करना है। तो मैं फिर से साधुवाद कर देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ भूषण जी ने, इन्होंने महात्मा जी ने हमें आह्वान कर दिया है, तो हम सबको उस आह्वान का जवाब देना है और ठोक के जवाब देना है। और ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको मानव नहीं कर सकता। हमने जल को दूषित किया है, हम ही इसको प्रदूषण से मुक्त करेंगे। हम दोबारा से इस धरती पे हरा भरा पर्यावरण, जैसा रामगोपाल जी ने चर्चा की, वो पैदा करेंगे, त्रिवेणियां लगाएंगे, पानी को बचाएंगे और जल को एक देवता के स्वरूप, देवता के मानक दोबारा से पृथ्वी पे प्रतिष्ठित करेंगे। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आपका डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी। कहाँ ऋग्वेदा, हमारे ऋषि और नगरों का नदियों से जाने जाना, और जल पवित्र है, श्री कृष्ण जी के 8 तत्व, और ये सब चीजों को लेकर कमर्शलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के एग्जाम्पल से कहाँ आपको महात्मा जी और कहाँ आप उसके आगे हमको कुआं और पानी और वो सारी स्टोरीज से जो लेके आए। ब्यूटीफुल वाटर कंजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन, वाटर यूसेज फॉर डे टू डे लिविंग। मैं हमेशा आपसे इतना ज्यादा प्रेरित होता हूँ, मैं कई बार डाउट करता हूँ कि आप सिर्फ एमबीबीएस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, या आप आयुर्वेदा पे भी देते हैं, या हर्बल पे भी देते हैं, या इन कार्यों पे भी ज्यादा देते हैं। यू आर इंस्टीट्यूशन इन योर सेल्फ फॉर सो मेनी सोशल कॉजेज। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू डॉक्टर साहब, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि हमारे साथ मणिपुर से अश्विनी कुमार जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के, और जो लोकताक लेक को लुक आफ्टर करते हैं। और लोकताक लेक मात्र एक ऐसी लेक है जहां पर फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं मणिपुर के पूरे, हमारी पूरी इंडिया के अंदर एक ही ऐसी लेक है जिसमें फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं। तो अश्विनी कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो आप सब लोगों का धन्यवाद दे रहे हैं। एक मैडम जुड़ी हैं जो, जिनका सवाल था कुछ वाटर हार्वेस्टिंग पे, तो उन्होंने कहा कि आई एम बबीता घई, आई वांट टू नो मोर अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग पाइप्स, और ये बहुत ही एक्सट्रीमली नाइस और इंस्पायरिंग है, तो मैं वाटर हार्वेस्टिंग पाइप्स के बारे में और जानना चाहूंगी। तो आज जो डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी, प्रेरणा मुझे आपसे मिली, मैं आपसे इस प्रेरणा को लेके आज इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो जल संरक्षण का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, हमारा चेंबर पूरी तरह से आज से जुड़ गया, और हम इस चीज को आगे इस तरीके से लेके चलेंगे, जन जन तक हमने पहुंचना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। और देखिए, आपके माध्यम से, आपके इस विचार से मैं कभी सोच ही नहीं सकता था, दयानिधि जी को इतने प्लेटफॉर्म्स पे मिला हूं, दयानिधि जी को इतने प्लेटफॉर्म्स पे मैं सुनता रहा हूं, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि इनकी जो बीटेक है, इनकी जो रिसर्च है, इनका जो कार्य है, वो सब वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग और इन सब चीजों को लेके है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वागत करता हूं दयानिधि जी का। आप अपने विचार हमारे सम्मुख रखें और अपने विचार हमें शेयर करें। दयानिधि। धन्यवाद डॉक्टर गुलशन जी। और यहाँ कुछ नेट की प्रॉब्लम है, तो मैं भी वीडियो ऑफ कर लेता हूँ ताकि एक विकल्प हमारे सम्मुख रहेगा बोलने का। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपकी आवाज भी अच्छी आ रही है। और आज पर्यावरण दिवस के टाइम में वो वरिंदर गर्ग जी का भी ऑडियो बहुत अच्छे से रहा, और आपका ऑडियो भी बहुत अच्छा चल रहा है। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, आप अपना चेहरा भी दिखाइए और पर्यावरण को बचाइए और जल संरक्षण में अपने विचार रखिए।
तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा डॉक्टर गुलशन जी को, और आज हमारे साथ उपस्थित जिनके हमने विचार सुने, आदरणीय श्री राम गोपाल जी, आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी, और उपस्थित बंधु भगिनियों को मैं सबसे पहले आज बधाई देता हूं हमारे प्रेरक समाज सुधारक कबीर जयंती की, और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय गोलवलकर जी की आज ऐसे हम उनको आज याद कर रहे हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद और आप सबको सादर प्रणाम। जैसा कि आदरणीय वीरेंद्र गर्ग जी ने कहा कि जल संरक्षण हमारे लिए कोई पुराना विषय नहीं रहा है। सारी नगरीय सभ्यताएं नदियों के किनारे पुष्पित हुई, पल्लवित हुई, नगरीय सभ्यताओं का विकास हुआ, मानव जीवन का विकास हुआ, और यह इतना साइंटिफिक रहा हम सबके लिए कि जल संरक्षण हमारे दिनचर्या में रहा है। आज हम बात करते हैं, आज हमने वाटर सिक्योरिटी की बात प्रारंभ की है। वाटर सिक्योरिटी जैसा विषय इसलिए नहीं रहा क्योंकि हम परंपरा पूजक रहे हैं, और यह हमारी भारतीय संस्कृति जिसको हम नित्य नूतन चिर पुरातन कहते हैं, इसलिए हमने इन सभी विषयों को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। हमने माता भूमि पृथिव्या, इस तरह से हमने पूजा, प्रथमम शैल पुत्री चा, हमने अपनी वेद की सूक्तियों में प्रकृति को देवता माना, अपना इष्ट माना, और लोक देवता ग्राम देवता की जो परिकल्पना थी जिसको हम जगत कहते थे, हमने जो एक पारंपरिक जो जल की स्ट्रक्चर्स होते थे जिनको आज तथाकथित डीपीआर बनाने वाले लोग, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले लोग उसकी महत्ता को नहीं मानते और केवल वाटर बॉडीज कह के और इतिश्री कर लेते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जल संरक्षण के क्षेत्र में। तो भारतीय शिक्षण मंडल का कार्यकर्ता होने के नाते तो सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि जो हम सबके बीच में एक ऐसी जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है उनको बदलने की आवश्यकता है, जिसके कारण वो एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ सिद्धांत जो ह्यूमन इंट्रिज्म है, तो ह्यूमन एकात्म मानववाद इसलिए एक एकात्म नहीं हो पाता क्योंकि हमारा भाव नहीं हो पाता है। मैं आज बात करूं सिलेबस लेवल की, आज ज्योग्राफी में आप देख लीजिए तो लंदन की टेम्स नदी और पनामा नहर सबको मालूम है, लेकिन कितने लोगों को चिनाब और रावी सतलज झेलम मालूम होगी। तो जब हमारा भाव, जब हमारा प्रकृति के साथ एकात्मता स्थापित नहीं होगा, तादाम स्थापित नहीं होगा, एकात्म भाव स्थापित नहीं होगा, तब तक हम संरक्षण के बारे में नहीं सोच सकते। बात डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी ने की कि आज हम हार्वेस्टिंग पाइप नहीं लगा पाते और लाखों का ग्लास बदल देते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। हमारी भारतीय संस्कृति में आप स्थापत्य कला की बात देख लीजिए, हर मंदिर के पास कोई ना कोई एक तालाब होता था। वो क्यों होता था, उसके पीछे का बहुत बड़ा विज्ञान है। जिस तरह से आपने बात की कि हमारी नगरीय सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे पुष्पित और पल्लवित हुई, उसी तरह धर्म का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप अगर फिजिक्स पढ़ें और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो आपने देखा होगा जैसे मेटल है, मेटल के साथ जो एलिमेंट हम जिसे कहते हैं उसके साथ कहा गया है गुण धर्म। हर पदार्थ का एक गुण धर्म है, जल का भी गुण धर्म है, पदार्थ का भी गुण धर्म है। तो गुण धर्म और न्याय, ये सारे विषय दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब आप किसी पदार्थ की जो न्याय, जो धर्मिता है, जो उसका गुण धर्म है, जब आप उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आप जीवन में न तो आम जनजीवन में भी न्याय कर पाएंगे, ना आप समाज के साथ न्याय कर पाएंगे, ना राष्ट्र के साथ न्याय कर पाएंगे। इसी तरह जब स्थापत्य कला की बात होती है तो आज स्थापत्य कला में आप देख लीजिए कि हम अपनी जब परंपराओं से दूर होते हैं तो वो स्थिति आती है, और यही स्थिति है कि जैसे आदरणीय राम गोपाल जी ने कहा कि आज पंजाब के बड़े शहर जल दुर्लभता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये एक नया शब्द मैं दे रहा हूँ, जल दुर्लभता की स्थिति यह है, आप 900 फीट में, अगर अमृतसर में आज 900 फीट में पानी की उपलब्धता सहज रूप से नहीं हो पा रही है 900 फीट के बाद भी, तो आप इसे जल दुर्लभता की श्रेणी नहीं कहेंगे तो क्या होंगे, क्या कहेंगे। आज आप देखिए कंक्रीट के नाम पर हमने अपना स्थापत्य कला और अपना इको फ्रेंडली की आज बात चल रही है, और हमने आजकल अपना वातावरण कैसे बना लिया है। कहीं भी आपको उल्लेख नहीं मिलेगा किसी भी प्राचीन पुरातन स्थापत्य कला शैली में लिविंग जो एक वातावरण था जिसको हम इको फ्रेंडली कहते थे, आपने कभी भी नहीं देखा हो कि भारत में कोई भी आपको कलाकृति, कोई भी ऐसी संरचना, खास तौर से रहने का घर, आप आज स्थिति देख लीजिए कि विदेशों की नकल ऐसे की जा रही है कि हम पूरे घर को बनाते हैं और पूरे घर को बनाने के बाद उसको ग्लास से कवर करते हैं। यह कितनी बड़ी विसंगति है। हम आज पाश्चात्य सभ्यता की नकल करते हुए अपने घर को जब हम ग्लास से कवर्ड करते हैं और फिर उस घर को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशन का प्रयोग करते हैं, इससे बड़ी अवैज्ञानिकता क्या हो सकती है।
वहां उपयोगिता थी, विदेशों में उपयोगिता है, क्योंकि वहां बर्फबारी होती है, वहां ग्लास से कवर करना घर को ठीक है, समाचीन हो सकता है, प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन हमारी आवश्यकता क्या है? जब हम ऐसी कृत्रिम आवश्यकताओं को खड़ा करते हैं, तब हम अपनी परंपराओं से दूर होते हैं। और ऐसी परंपराओं से जब हम दूर होते हैं, तो ऐसी आवश्यकता आती है कि जैसा कि डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी ने कहा कि हम करोड़ों का घर तो बना लेते हैं, लेकिन हार्वेस्टिंग पाइप के बारे में नहीं सोचते। और हार्वेस्टिंग पाइप तैयार करने के लिए बहुत किसी की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमने इस टेक्नोलॉजी पर काम किया, तो थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि वो एक निश्चित जो घर का ही जो परिक्षेत्र है, उस परिक्षेत्र में ही आप एक सोक फिट पाइप के साथ में एक टैंक बना के और आप उसको कर सकते हैं। हमने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा था, तो मैं थोड़ा सा उसको पढ़ देता हूँ। वो अंग्रेजी में लिखा था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स. The main components in a rainwater harvesting system consist of a catchment area from where water is collected. This could be either from the ground like parks, playgrounds, roads, pavement, agriculture fields, etc., or from the rooftops. The channel or conduit through which water passes from the catchment structures into the storage area. These could be drains, pipes, rectangular or semi-circular gutters और चैनल्स मेड ऑफ पीवीसी मटेरियल। वो जो भाई बहन जी ने पूछा था, मुझे लगता है कि इसका भी उत्तर उनको मिल सकेगा इस में। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स और इवन बैम्बू ट्रंक्स और नॉर्थ से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। शीट्स आर इवन बैम्बू ट्रंक्स कट vertically into two, and the storage tank or other structures where the water gets collected. The size of tanks would depend on the amount of water available and the amount needed for use. The tanks can be made from RCC, plastic, galvanized iron, etc. Even dried bore wells. आज वाटर चैनल की बात की, हम सब पढ़ते हैं कि एक जो जल संरक्षण का जो विज्ञान है, उसमें कंटूर लाइंस होते हैं। अब कंटूर लाइन से जब वाटर रिचार्ज तभी आपका सफल हो सकता है, जब जो पुराने जो आपकी ट्रेडिशनल कंटूर लाइंस हैं, इस जमीन के नीचे कंटूर, जैसे हमारे शरीर में रक्त की धमनियां होती हैं और जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है एक नस से दूसरे नस में, उसी तरह धरती के अंदर भी कंटूर लाइंस हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उसी तरह से जो एक वाटर चैनल को जो रिचार्ज करने की बात है, तो मैं कह रहा हूँ कि इवन ड्राइड बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स एटसेट्रा कैन बी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग वाटर. If rainwater is being harvested for recharge purpose, there needed to be appropriate structures for this. For example, subsurface dikes built into an aquifer, recharge of abandoned wells, services, tube wells, recharge pits, etc. ये तो बात हो गई एक साइंटिफिक विजन की, लेकिन मैं बात करता हूँ परंपरागत जल स्रोतों की, जो हमारे पूर्वजों ने हम सबको सहेजा है और हम सबको सहेज कर दिया है थाती के रूप में। आज हम जब बात करते हैं, डीपीआर बनाते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसको नहीं मालूम है जो डंपी लेवल के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करते हैं, लेकिन उस वनवासी बंधु को मालूम है जो जंगल में पहाड़ में शॉर्टकट रास्ते से जाता है और यह बताता है कि हमारे पहले यहाँ नदी थी, पहले यहाँ एक पुराना नाला बहा करता था, उसको नेचुरल फ्लो मालूम है। तो आज मुझे आवश्यकता है उस जो एक नेचुरल फ्लो है उसको मेंटेन करने की, और भारतीय शिक्षा मंडल का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आज बात करूंगा, जिस तरह से अभी आदरणीय वीरेंद्र गर्ग जी ने कहा कि डॉक्टर गुलशन शर्मा जी यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, इस अभियान को बहुत आगे गति देंगे। तो मैं आप सबसे आग्रह अपील करता हूँ कि आज आवश्यकता है वाटर अवेयरनेस लिटरेसी की। मैं एक आप सबके सामने एक प्रश्न भी रख रहा हूँ और वो जो आप उसमें सुझाव भी दे सकते हैं, और मुझे लगता है इस अभियान को गति देने की आवश्यकता है। आज वाटर अवेयरनेस लिटरेसी की आवश्यकता है। जल जागरूकता साक्षरता जब तक आप नहीं करेंगे, तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, और होता क्या है कि हम बहुत सारी उसी बातों को, घिसी पिटी बातों को रख कर और पुनः दोहरा कर अपनी तीसरी कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं 2-3 बिंदु देना चाहता हूँ। हम अपने परंपरागत स्रोतों को पहचानें, जो हमारे ट्रेडिशनल, जो हमारे पारंपरिक जल स्रोत हैं, जिनमें बावड़ी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं जोहाड़ तो कहीं टाका, कहीं कुछ कहीं स्टेप वेल्स। जब तक हम उन पारंपरिक स्रोतों को नहीं जानेंगे, तब तक हम उस जल संरक्षण की दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे। उसका एक मैं वैज्ञानिक तथ्यों के साथ बात करना चाहूंगा। उसका कारण ये कि हमारी पृथ्वी में तो बढ़ोतरी हुई नहीं,
हमारे जमीन के कोई आकार में बढ़ोतरी तो हुई नहीं। जमीन कोई रबर का टुकड़ा नहीं है कि आप उसे खींच के बड़ा कर लेंगे। आबादी जरूर बढ़ रही है। तो जो हमारा एक ट्रेडिशनल जो एक कैचमेंट एरियाज होता था, जहाँ जल संरक्षण होता था, और जल संरक्षण होने के बाद वो जो एक वैज्ञानिक एक पद्धति है, एक दिन में ही वाटर आप जो स्टोरेज का नीचे जो टैंक होता है कंट्रोल लाइन से जो कनेक्टेड होता है, जहाँ से वो सारी सिराओं में वाटर घूमता है, वहाँ एक दिन में वो पहुंचेगा नहीं। उसके लिए एक पद्धति है, उसका एक समय है। तो कंट्रोल लाइन को हमने जब वाटर वेल के साथ डिस्कनेक्ट किया, जो सबसे बड़ी वैज्ञानिकता है, वो कंट्रोल लाइन डिस्कनेक्ट होने के कारण ये जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। उन कंट्रोल लाइंस को कनेक्टेड करने के लिए जो हमारी जगह जगह पर तालाब होते थे, जो पोखर होते थे, उनको आज जीवित करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि एक नेचुरल फ्लो को जाने, जो वाटर का एक जो नेचुरल फ्लो होता है उसको पहचाने, और अत्यधिक एनी कट का निर्माण करें। आपने देखा होगा कि हर गांव के आसपास कोई ना कोई एक छोटी पहाड़ी या गांव के जो गांव की सीमा के बीच में कोई ना कोई नाला बहता हुआ आपको मिल जाएगा, जो एक गांव की सीमा भी कहलाती थी। इसीलिए आज हमारी परंपराओं ने उसको पूजना शुरू किया था। एक उस नदी के किनारे ग्राम देवता के रूप में, प्रतीकात्मक एक लोक देवता इष्ट के रूप में पूजते थे और कहते थे कि ये ग्राम की रक्षा करेंगे। उसके पीछे का इतना बड़ा विज्ञान था। तो हम नेचुरल फ्लो को पहचाने और जो हमारे परंपरागत जल स्रोत हैं उनके संरक्षण की चिंता करें। इस तरह के विषयों को और जो एक वैज्ञानिकता है पारंपरिक जल स्रोत की, उनको चर्चा में लाएं। और आदरणीय वीरेंद्र गर्ग जी ने वो बात को मेरे दोहरा दिया कि यह तो पंचनद का क्षेत्र है, और जिसमें हम पवन गुरु पानी पिता धरती की बात करते हैं, और दिवस रति दो उदय दिया खिलई सकल जगत। इस तरह से जो हमारे विज्ञान में ये सारी बातें समाहित हैं। और हमने शुरू में कहा कि प्रथमम शैल पुत्री चा, हमने जो एक रॉक्स हैं, जो हमारे पर्वत हैं, उनको भी हमने देवी का स्वरूप माना है। आप उड़ीसा में चले जाएं तो जो नीलगिरी की पहाड़ी है, और वह समाज ऐसा समाज है कि वो पहाड़ के भीतर भी प्रवेश करता है। अगर घर के चूल्हे को जलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए लकड़ी अगर कलेक्ट करने का भी प्रयोग करते हैं, तो चप्पल जूता उतार करके नंगे पांव जाते हैं। इतनी आस्था है उनको, उनका यह मानना है कि ये हमको जीवन देता है। तो इस तरह से हमारी परंपराओं को साथ में रखा था। और हमारे अनेकों वैदिक साहित्यों में अनेक यह उल्लेख मिलता है कि जलम ही प्राणिनम प्राणः, जलम सस्यस्य जीवनम, न जलेन बिना लोके सस्य बीजम प्रजायते। और हमारे लोक कवियों ने कहा, रहीमन भी कह गए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसलिए मैं कहूंगा कि वाटर इज नॉट ओनली एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर अवर सर्वाइवल, बट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट व्हीकल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। आज आप देखिए कि जो सारे उद्योगों को लेकर राजनीति होती है, आप पंजाब का विवाद आप देख लीजिए, पंजाब हरियाणा के बीच में हमेशा जल विवाद रहता है। आप दिल्ली और हरियाणा के बीच में देख लीजिए SYL नहर का जो विवाद है। आप तमिलनाडु में देख लीजिए जो कावेरी का विवाद है, इतना विवाद। और तमिलनाडु के लोगों के लिए तो कावेरी जल विवाद एक भावनात्मक विषय है। IPL मैच कैंसिल कराने के लिए पूरे चेन्नई में पूरी पब्लिक गैदर्ड हो गई थी, और ये स्थिति बन गई थी, जबकि उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो जो त्रावणकोर के महाराजा ने वो बांध निर्माण किया था उस समय, वो एक तमिलनाडु के लोगों के लिए इतना भावनात्मक विषय है कि IPL मैच जैसे खेलों को भी बाधित करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि भौगोलिक स्तर पर कभी योजनाएं नहीं बन पा रही हैं। जो भौगोलिक आवश्यकता है, हम आज भौगोलिक स्तर पर कोई भी योजना बनाएं। इसके लिए सबसे बड़ा एक विषय जो समाज के बीच में जल जागरूकता के साक्षरता का है, वो आना चाहिए। और जल संरक्षण के हम पारंपरिक विज्ञान को आज हम समझें। और सबसे बड़ा जो विषय है कि जो खेतों में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए हम एक अभियान चलाने का प्रयास करें। जब तक हम खेत में वर्षा जल का संरक्षण नहीं करेंगे, तब तक इस अभियान से हम अछूते रहेंगे। और जैसे आदरणीय राम गोपाल जी ने कहा कि जो जल संरक्षण और जो वृक्षारोपण है वो एक दूसरे के पूरक हैं। उसका कारण ये भी है कि जो सॉइल इरोजन है, जो मृदा का जो क्षरण है, उसको जो पेड़ है हमारे वो रोके रखते हैं, उसकी जड़ें पकड़ कर रखती हैं। जिस तरह से हमारा बहुत सारा जल वनस्पतियों के बीच में रहता है, तो वह भी संरक्षित रह सकेगा। इन्हीं उद्देश्यों के साथ और इस अभियान को गति देने के लिए मैं आदरणीय गुलशन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से रोशनी बनाई नहीं जा सकती, रोशनी केवल दिखाई जा सकती है,
उसी तरह पानी को बनाया नहीं जा सकता, लेकिन पानी को बचाया जरूर जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्योष्मी, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दयानिधि जी। आपने मेरे को तो डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी से तो प्रेरणा मिली थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है आपका सहयोग भी मुझे इसके अंदर बहुत मिलेगा, क्योंकि आपने जितना पढ़ाई लिखाई, जितनी विद्या ग्रहण की है वाटर रिसोर्सेज के साथ, वाटर मैनेजमेंट, मैं वो सब चीज आपसे लेने वाला हूँ अपने इस सोशल मीडिया के कार्यक्रम में। दो चीजें मैं कहूंगा, जो आपने कैचमेंट एरिया और स्टोरेज एरिया कहा, मैं 1995 और 96 में वापस जा रहा हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मालदीव जाया करता था। आप हैरान हो जाएंगे, जब आप मालदीव के एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आपको एक कश्ती में बैठ के, नाव में बैठ के आइलैंड के ऊपर पहुंचना होता है, जो उनका मेन शहर है मालदीव का, एक आइलैंड पे बसा हुआ है। पूरे आइलैंड के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पर बारिश के पानी को बचाना और इकट्ठा करने का प्रबंध ना हो, पूरे के पूरे मालदीव्स के अंदर। तो आपकी कैचमेंट एरिया, स्टोरेज एरिया, और जो आपने परंपराओं की बात की, हमारी आस्था की बात करी, और जो आपने जल संरक्षण के साथ पंजाब की जल दुर्लभता की बातचीत की, ये सब इतने ज्यादा स्टडी करने वाले हैं। और डीपीआर की जो आपने बातचीत की, जब वाटर बॉडीज बना दी हमने, तो बहुत ही गहराई में आपका अध्ययन है, और उस सब अध्ययन का हम आपसे फायदा लेना चाहेंगे। मैं अभी हमारे तीनों पैनलिस्ट की अनुमति से सिर्फ 3 स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगा, और उन 3 स्लाइड के बाद मैं वरिंदर गर्ग जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें, राम गोपाल जी और फिर दयानिधि जी, और उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे। लेकिन आपकी अनुमति से मैं 2 स्लाइड सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं, ताकि हम, दयानिधि जी, ये आपका इंट्रोडक्शन था, इससे अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। और हम आपको, ये हमारे चेंबर ने, आईसीएसआई ने वर्ल्ड ओवर रिसर्च की है पिछले 2 महीने के अंदर, और मैं सिर्फ आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा, जैसे गोल्डन ट्रायंगल दिल्ली, आगरा, जयपुर है, उस तरीके से ये एक गोल्डन ट्रायंगल हमारी रिसर्च का निचोड़ है, हमारे सारे लोगों का जो विदेशों में और भारत के अलग अलग प्रांतों में बैठे हैं। सबसे पहले इस समय हमें ध्यान देना होगा फूड पर, फूड प्रोसेसिंग पर, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर। दूसरा ध्यान देना होगा हेल्थ, हर्बल, हैप्पीनेस और हॉलिस्टिक हीलिंग, जहां पर फिजिकल और मेंटल फिटनेस और मेंटल हेल्थ की हम बातचीत करेंगे। और जो तीसरा है वो डिजिटल एजुकेशन, ई एजुकेशन की जब हम बातचीत करते हैं तो अर्न एंड लर्न, जैसे बाहर के मुल्कों में, बाहर के देशों में 14-15 साल का बच्चा पार्ट टाइम जॉब भी करता है और पढ़ाई भी करता है, तो बच्चों को और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और जो पहले डेफिनेशन थी B2B की, बिजनेस टू बिजनेस, उसका मतलब अब हो जाएगा बैक टू बेसिक्स। जो जिंदगी की बेसिक जरूरतें हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करना होगा। और देखिए, हमने गोल्डन ट्रायंगल में यूथ, जो युवा पीढ़ी है, वो ही भारत को संपन्न कर सकती है, वो ही भारत को आगे लेके चल सकती है, उस पे फोकस किया है, ग्रीनरी पर फोकस किया है। और हम ऑर्गेनिक खेती की बातचीत कर रहे हैं, पशुपालन की बातचीत कर रहे हैं, इन सब चीजों को लेके गोल्डन ट्रायंगल हमने तैयार किया है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मॉडल हमने वर्कआउट किया है। और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि हमारा चेंबर हर इतवार सुबह 9:30 से 11 बजे तक एक बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड ओवर से सुबह सारे प्रिंसिपल, सारे हेडमास्टर, सारे वाइस चांसलर सबके लिए लेके आ रही है। हर रविवार को सुबह हमारा चेंबर एम्पावरिंग एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ, इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। और अगला जो इतवार आ रहा है, इस रविवार को संडे सुबह, श्रीमद् भागवत गीता के एक बेस के ऊपर आज की जो एजुकेशन और लीडरशिप है, जो मैनेजमेंट है, उस सब के विचार के ऊपर प्रोफेसर सतेंद्र धीमान, जो गोल्ड मेडलिस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी के, 17 साल यहाँ पढ़ाने के बाद विदेश गए, और जिन्होंने 3 PhD करी, और जिनकी किताबें आज पूरे विश्व में, और इनको मैनेजमेंट बेस्ट प्रोफेसर टीचर का अवार्ड मिला, ये हमारे साथ संडे सुबह 9:30 बजे जुड़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से, युवा पीढ़ी के माध्यम से, जैसे राम गोपाल जी ने स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन और जितने भी संस्थान शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं,
उसी तरीके से हम अपने चेंबर की तरफ से इस मंडे से, आने वाले मंडे यानी कि 8 तारीख से हम वर्कआउट कर रहे हैं कि शाम को 7 बजे से 8 बजे तक हम लाइव अवेलेबल होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, वेबिनार पर, और उसका एक कर्टन रेजर करने जा रहे हैं जिसमें वाइस चांसलर, डायरेक्टर, एजुकेटर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स, काउंसलर्स, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिसी मेकर, स्किल के प्रोवाइडर्स, ट्रेनर्स, टेक्निकल जो एजुकेशन की जो प्रोवाइडर्स हैं, कॉर्पोरेट और यूथ और सारी एजुकेशन में जीवन संचालन कौशल की बातचीत कर रहे हैं। और वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण हमारा रोज मुद्दा होगा। जब हम अपने प्रोग्राम को संपन्न किया करेंगे शाम को 8 बजे, तो हम जाते जाते एक संदेश देके जाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि जल संरक्षण में आज जो हम इंटरनेशनल बेसिकली आज जो हम अपना डे मना रहे हैं, उस डे के अंदर मैं आप सब लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन आमंत्रित करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस प्रयास में हमारे साथ जुड़े। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीरेंद्र गर्ग जी 2 शब्द कहें और उसके बाद हम बाकी चीज में, उसके बाद राम गोपाल वर्मा जी और उसके बाद दयानिधि जी, और फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट हो गया, हो गया, हो गया। मेरे प्रिय मित्र दयानिधि जी और हमारे आदरणीय ज्येष्ठ भ्राता श्री राम गोपाल जी और हमारे आदरणीय ज्येष्ठ भ्राता गुलशन जी, तो मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक रीति कुरीति, एक डेवलप हो गई है कि हम लोग मूव ऑन हो जाते हैं। पर्यावरण दिवस है तो पर्यावरण की खूब बात की, लेकिन फिर पर्यावरण के 3 दिन बाद कोई और दिवस आ जाएगा तो फिर हमारी चिंता उस तरफ हो जाती है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि पर्यावरण जल संरक्षण एक ऐसा विषय है जिससे आप मूव ऑन नहीं कर सकते। तो हमारे कहते हैं कि कंपनी को आप छोड़ेंगे लेकिन कंपनी आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि प्रदूषण है ये आपको छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। तो आज नहीं तो कल, 10 साल बाद, 20 साल बाद, आपको नहीं तो आपकी नेक्स्ट पीढ़ी को, इससे ज्यादा नहीं ये चलने वाला। ये नॉनसेंस चलते हुए बहुत हजारों साल हो गए हैं और पिछले कुछ दशकों में तो ये बहुत बढ़ गई है, इसलिए ये नॉनसेंस अब ज्यादा चलने वाली है नहीं। तो मेरा निवेदन ये है कि आज हम सब लोग मिलके बैठे हैं, अच्छी चर्चा हुई है, इनिशिएटिव गुलशन जी ने बहुत अच्छा दिया है, माननीय राम गोपाल जी ने और भाई साहब दयानिधि जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। तो मैं तो सिर्फ इन तीनों ज्ञानियों के बीच में एक सूत्रधार हूँ जो आपको बार बार एक घंटी बजा रहा हूँ चौकीदार की तरह कि जागते रहो। ना तो मेरे में समर्थ है चोर को पकड़ने का, ना मैं समाज का मालिक हूँ, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, जागते रहो, जागते रहो। सो ये जागते रहो का जरूर जवाब आप दें। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि हम सब जितने लोग भी वेबिनार पे हैं, जितने लोग भी फेसबुक लाइव पे हैं, वो बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर डाल दें, सो दैट गुलशन जी के पास सारा डाटा आ जाए और ये हम सबकी सहयोग सेवाएं बाद में चैनलाइज कर सकें, सो दैट इनकी कंपनी हमें छोड़े नहीं और हम लोग इससे मूव ऑन ना हो। बस इतना मेरा निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र गर्ग जी। हम भी आपको नहीं छोड़ने वाले, आप मार्गदर्शन करते रहिए। जब से आपसे मिला हूं हर बार मुझे कोई नई प्रेरणा, नया कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में आपके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारा चेंबर टोटली डेडिकेटेड है। और अब मैं दयानिधि जी को भी नहीं छोड़ने वाला, वैसे भी नहीं छोड़ने वाला था, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इनकी तो सारी स्पेशलाइजेशन ही वाटर रिसोर्सेज, वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग और इन सब चीजों पे है। और अयोध्या से आज हमारे साथ राम गोपाल जी जुड़े हैं, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य है। आप ऐसी जगह पर हैं, आपको शत शत प्रणाम है। और आप 2 शब्द कहिए और उसके बाद दयानिधि जी, और फिर हम इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। और जैसा डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी ने कहा कि आप सब लोग अपने मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडीज और बाकी डिटेल भेजिए। बबीता घई जी
और डॉक्टर बालकृष्ण जी, बहुत सारे लोग अपनी डिटेल डाल रहे हैं, साइड में डालते जाइएगा तो हमारे को उससे बहुत सहयोग मिलेगा और हम आप लोगों से विचार भी लेना चाहेंगे। राम गोपाल जी। तो जैसे पंजाबी में एक कहावत है भी, बारी बरसी खटन गया सी खट के लियांदा की। तो आज जो गुलशन जी ने ये जो सारा कार्यक्रम किया, 1-1.5 घंटा होने को आ रहा है, उसमें मुझे जो बातें समझ में आई हैं कि जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं या सुन रहे हैं और मेरे समेत, तो मुझे 5 बातें ध्यान में आई है। तो मैं निवेदन करूंगा कि वो 5 बातें हम सब करें तो आज की जो चर्चा है वो सफल हो सकती है। तो जैसे चर्चा में एक शब्द आया था, जल है तो कल है। तो वास्तव में जो जल है, पृथ्वी है, वृक्ष है, ये सारी जो हमारी सृष्टि है ये पंच तत्व से बनी हुई है। तो पर्यावरण जो है वो अकेला कोई एक जल उसका भाग नहीं हो सकता है। पर्यावरण 5 तत्वों को मिलकर बना है। ये 5 चीजें जब तक रहेंगी तभी हमारा जीवन है। इसलिए इस जीवन की रक्षा घर से ही हो सकती है। तो जीवन का निर्माण भी घर में होता है और इस जीवन की रक्षा भी घर में होता है। इसलिए मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि अगर हम पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं तो हम अपने परिवार को 5 स्टार घर बनाएं। अगर हम अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हैं, पर्यावरण संरक्षण करना चाहते हैं, तो अपने घर को हम 5 स्टार घर बनाएं, तो ये पर्यावरण की समस्या सुलझ सकती है। सबसे पहले जो इसमें 5 स्टार घर में सबसे पहली जरूरत यह है कि घर का पानी जो है वो घर में रहना चाहिए। विचार करें, घर का पानी घर में कैसे रह सकता है? तो बरसात का पानी हम बचाएं, आरओ का पानी बचाएं, एसी का पानी इस्तेमाल करें। कैसे कम से कम पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा पानी घर से बाहर कम जाए। अपने घर में थोड़ी कच्ची जगह जरूर रखें ताकि पानी हमारी जमीन में जाए। दूसरा, घर का कचरा घर में रहे, वो बाहर ना जाए। तो 2 प्रकार के कचरे होते हैं, एक सूखा कचरा है, एक गीला कचरा है। गीला कचरा रसोई से निकलता है, तो उसको अगर हम कहीं थोड़ा सा गड्ढा डाल करके उसकी खाद बनाएं और उस खाद को गमलों में या बाकी जगह इस्तेमाल करें। और जो सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक है, कोई लोहे का नट बोल्ट है, कोई और चीज है, उसको किसी डब्बे में डाल के रखें और उसको बाजार में बेच दें। वो सड़क पर नहीं आएगा तो कचरा नहीं बनेगा, वो रिसाइकल हो जाएगा और एक प्रकार से वो कचरा हमारे लिए धन का कारण बन जाएगा। दिवाली पर आप देखिए तो पुराने जमाने में लोग सारा सामान निकालते थे तो कितना पैसा हमारे पास आ जाता। तीसरी चीज है कि हमारे घर में, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया और बाकी चर्चा में बातें ध्यान में आई, कि पहले तो सब जंगल ही था। तो जहां आज हमारा घर है वहां भी कभी ना कभी पेड़ था और पेड़ पर चिड़िया रहती थी। आज हमने घर बना लिए जहाँ कभी पेड़ थे, इसलिए चिड़िया आती है हमारे घर पर। हमने, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बंद कर रखा है तो चिड़िया बाहर जाती है। तीसरा हमने रखा, अगर हमने 5 स्टार घर अपने घर को कहलाना चाहते हैं तो चिड़िया घर अपने घर में बनाए। चिड़िया के लिए पानी की व्यवस्था करें, उसके दाने की व्यवस्था करें और अपने घर में चिड़िया आएगी तो फिर चिड़िया की आवाज भी आएगी और एक वातावरण जो है प्रकृति के हम नजदीक जाए। चौथी चीज जो है वो पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान ऊर्जा का, जो बार बार हम ऊर्जा को ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, तो अगर सोलर सिस्टम जितना हम इस्तेमाल करेंगे उतना हमें फायदा रहेगा। बल्ब बिजली का घर में कम इस्तेमाल करेंगे, इससे भी पर्यावरण की सुरक्षा होती है। और 5वां चीज है, जो 5वीं स्टार की हमने बात की है, वो है पंचवटी का निर्माण करें। जिसके घर में थोड़ी जगह है तो पंचवटी यानी 5 पेड़, बरगद, पीपल, आंवला, बिल, इस प्रकार से 5 पेड़ अगर हम लगाते हैं और आंवले का पेड़, तो पंचवटी है। लेकिन अगर मान लीजिए जगह नहीं है तो कम से कम औषधीय पौधे हमारे गमलों में लगे हों। यदि हमारे घर में कोई भी पौधा लगा है तो उसकी जानकारी हो कि इस पौधे का ये लाभ है। तो ये 5 चीजें जो मैंने आज विचार किया कि अगर ये 5 चीजों को हम अपनाते हैं अपने घर में तो हमारा घर 5 स्टार बनेगा और हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। आज मैं डॉक्टर गुलशन शर्मा जी का, वीरेंद्र जी का, दयानिधि जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आप जैसे प्रबुद्ध लोगों से मुझे मिलवाया और ये जो काम पिछले 3 वर्षों से मैं कर रहा हूँ, आप सबकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा और आप सबके गुणों का, आप सबके जो ये आपकी जानकारी है, आप सबकी रिसर्च है, इसका लाभ सारे पंजाब को मिलेगा। इसलिए समय समय पर वीरेंद्र जी को नहीं छोड़ने वाले आप,
दयानिधि जी को गुलशन जी नहीं छोड़ेंगे, पर आपने मुझे छोड़ देना क्योंकि मैंने पंजाब में काम करना है। पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको लेकर चलूंगा पंजाब में। और आप सब जो महानुभावों की रिसर्च है, पढ़े लिखों का रिसर्च है, अनुभव है, इसका लाभ सारे पंजाब को मिलेगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबका और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप हमारे पूजनीय हैं, हम आपका अयोध्या से आने का इंतजार करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जगबीर सिंह जी जुड़े हैं पानीपत से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल भारतेंदु वर्मा जुड़े हैं, जो पूरे लोगों को दुबई से हमारे साथ जोड़ रहे हैं, और संजय गुप्ता दुबई से जुड़े हैं। DS बागची जी जो एडवोकेट है होशियारपुर से जुड़े हैं, और अवंतिका जी जम्मू से हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सब लोगों के हमें विचार चाहिए होंगे। दयानिधि जी, अब क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन, आपकी विद्या ग्रहण, आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ जो है जल से जुड़ी हुई है, और जल की दुर्लभता को अब हटाइए, और जल संरक्षण नहीं, अब हमें जल को आगे और अच्छे से लेके आना है। इतने अच्छे विचार राम गोपाल जी ने दिए, और मैंने वो सारे पॉइंट नोट किए। और आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह मेरी माँ जो कोई तकरीबन 90 साल की हैं, उनके साथ मैंने सबसे पहले आज अपना दिन शुरू करके सूर्य को अपना अर्घ देने के बाद तुलसी का पौधा लगाया, और उसके बाद 5 हम लोगों ने फ्रूट के ट्रीज अपने घर के बाहर लगाए हैं, ताकि इस चीज को जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और उस चीज को लाइफ में लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सब लोग, दयानिधि जी आपके विचार, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। जी धन्योष्मी। गुलशन जी, जैसा कि आपने कहा कि वो लाइफ में आने की आवश्यकता है, वही मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूँ कि जिस तरह से हमारे ऋषियों ने उसको संस्कार में विकसित करने का प्रयास किया था, हमारी दिनचर्या में विकसित किया था, और वो नियमित क्रम में आ गया था। आज की भाषा में अगर कहें तो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का जो एक जीवन है, आम जनजीवन है, तो जो दिनचर्या में आई थी परंपराओं को सहेजने का कि हम सूर्य को जल अर्पित करेंगे, तुलसी के पौधे को जल अर्पित करेंगे, और इसीलिए हमने वृक्षों को, जो फलदार वृक्ष है, उनको पुत्र का दर्जा दिया। हमने चमेली जैसे फूल को, आपने देखा हो कि अभी भी परंपराओं में जीवित है कि आम और चमेली का विवाह होता है, आम का बकायदा जनेऊ संस्कार होता है। हम सब अभी तक ये संस्कारों में है हमारे, आम कभी भी कहीं कहीं ये है परंपरा, अभी भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि इस अभियान में, जिस अभियान को आप गति देने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है, जिसके कारण एक जो कहीं ना कहीं जनरेशन गैप कहें या कम्युनिकेशन गैप कहें, एक जो नई पीढ़ी के साथ हमारे जो संवाद का क्रम टूटा है कहीं, जब तक हमारे साथ नई पीढ़ी नहीं आएगी तो जो संरक्षण का जो संस्कार है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको स्थानांतरित करने के लिए हम यूथ को साथ में जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। आज में लोग कहते हैं कि आज के यूथ में भावना नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता। वेशभूषा केवल बदली है आज के यूथ की, संस्कार वही है। तो केवल वेशभूषा से वो दूर हुआ है और संस्कार वही है। और मैं मानता हूं कि हमारा कांटेक्ट लूज हुआ है, और अगर उस कांटेक्ट को हम एक सक्रिय करेंगे तो फिर से वो कनेक्ट हो जाएंगे, फिर से उसी तरह से कनेक्शन संचालित होगा। इसलिए हम अपने कांटेक्ट को लूज ना करें नई पीढ़ी के साथ, नहीं बहुत बड़ी एक विरासत को खो देंगे। तो मुझे लगता है कि एक जो हमने बात की कि वाटर अवेयरनेस, जो लिटरेसी आना चाहिए, उसके लिए हमें शिक्षण संस्थानों के पास साथ जाना होगा। उनके साथ एक ऐसे डिबेट तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि डिबेट में निष्कर्ष तो निकलता नहीं है, केवल वाद और विवाद ही होता है। जिस तरह से मैं कहता हूं कि जिस तरह से चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज शुरू कर दिया, ब्रेकिंग न्यूज देश को तोड़ने वाली खबर, और काम की उसमें कोई खबर होती नहीं। उसी तरह से डिबेट में आप देखिए इतनी सारी चैनलों में बहस होती है, लेकिन वो एक जो हाउ कैन बेनिफिशियल फॉर नेशन, कंक्लूजन की ओर वो नहीं जा पाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि इसके लिए तो आर्टिकल्स लिखवाए जाए, और आर्टिकल्स लिखवाएंगे तो उनका एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, और जो विचारों का जो एक स्थायित्व है वो अपने को मिलेगा। तो हमें शिक्षण संस्थानों को साथ में रख के और यूथ को साथ में रख के जो वाटर अवेयरनेस लिटरेसी बात आप सबके सहयोग से, प्रेरणा से, एक मन से आज निकली है, उसको एक गति और अभियान देने की आवश्यकता है। तो इस अभियान के हम नजदीक जितना जाएंगे, और तो ये जो शहरीकरण के नाम पर जो दोहन नहीं शोषण हो रहा है, उस शोषण को रोक सकेंगे। और दोहन कैसे किया जाता है संतुलित समन्वयित विकास की दृष्टि के साथ, उसको जान सकेंगे। यही मेरा विचार है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दयानिधि जी। मैं तीनों पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हम अपनी तरफ से, अपने चेंबर की तरफ से, और मैं इस उत्तरदायित्व को लेता हूं कि एज ए डायरेक्टर जनरल हमारा चेंबर जल संरक्षण के लिए कार्य करेगा। आप सब लोगों का हमें बहुत सहयोग चाहिए, दर्शन चाहिए। और क्या बात कही दयानिधि जी आपने कि वेशभूषा बदली है लेकिन संस्कार नहीं बदले। वेशभूषा बदली है लेकिन संस्कार नहीं बदले। हमारी युवा पीढ़ी वापस से उसमें आएगी। रदमी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने कहा कि दयानिधि जी आपके बहुत ही उत्तम विचार हैं। कर्नल चौधरी जम्मू से जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रयास में हमारे साथ जुड़ते गए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है उसमें हम सब लोग मिलके आज इसको प्रैक्टिकल रूप में, एक वास्तविक रूप में जल संरक्षण की डायरेक्शन में जब काम करें तो घर से, दफ्तर से, स्कूल से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से, जिस भी चीज के साथ हम जुड़े हुए हैं, हर जगह पर हम प्रयास करेंगे कि हम जल को कैसे बचा सकते हैं और किस तरह से हमारे जीवन में, क्योंकि आज आप लोगों के विचार सुन के जल की महत्ता और जल के कंजर्वेशन की कितनी जरूरत है, उन सब का हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला है। हम आप लोगों के बहुत आभारी हैं। आप लोगों को शत शत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आपने अपना समय निकाला, और जो हमारे साथ पैनल में जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत नमस्कार। और अयोध्या तक हमारा नमस्कार पहुंचे, पीजीआई तक हमारा नमस्कार पहुंचे, भारतीय शिक्षा मंडल तक हमारा नमस्कार पहुंचे, और जो जहां जहां पर है सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार।